बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे सवाल। याद करिए, इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में मैंने कहा था कि फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन, जैसे ये एक इक्वेशन लिखा गया है, सो फोर्स पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है इस तरीके से। तो फिजिक्स के किसी इक्वेशन में जो भी टर्म यूज होंगे, जो भी टर्म एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, उन सभी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये रूल है, और उसी रूल को लगा के हम लोग ए और बी का डायमेंशन निकालेंगे। ये क्वांटिटी फोर्स है, ये पोजीशन है एक्स, जैसा मेंशन किया गया क्वेश्चन में। ए और बी कोई कांस्टेंट है, लेकिन डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं है। ए और बी का डायमेंशन पॉसिबल है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, जो टर्म एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। तो किस तरीके से ए और बी के डायमेंशन तक पहुंचेंगे हम लोग, उसे समझते हैं। यहाँ पे अपने पास एक रिलेशन है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। वी हैव फोर्स F इक्वल्स टू ax प्लस b बाई एक्स स्क्वायर। अब डायमेंशनल एनालिसिस हमें ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि ये जो सारे के सारे टर्म जो एक दूसरे के साथ जोड़े घटाए जा सकते हैं, जैसे फोर्स के साथ इस एक्स टर्म को उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये अगर उसके साथ जाकर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो इस एक्स का डायमेंशन और फोर्स का डायमेंशन सेम होगा। सिंपल सी बात है कि आप जब सब्ट्रैक्शन है, तो मान लो 5 मीटर से आप 2 kg को नहीं जोड़े या घटा सकते हैं। 5 मीटर के साथ जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो मीटर ही होगा, मतलब सेम डायमेंशन वाले ही क्वांटिटी एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। अब एक्स के साथ ये ऐड हो रहा, मतलब जो डायमेंशन एक्स का होगा वही डायमेंशन b बाई एक्स स्क्वायर का होगा। तो नेक्स्ट हमें फोर्स का डायमेंशन पता है। ये पोजीशन बोलो तो एक तरीके से ये डिस्टेंस ही है x, इसका भी डायमेंशन पता है। तो इन दोनों को यूज करके हम लोग a का डायमेंशन लिखेंगे कि देन f और x का डायमेंशन अगर सेम है, तो आप इसे अगले स्टेप में a का डायमेंशन चाहिए तो उधर x को ले जा सकते हो, f बाई एक्स, इस तरीके से। नेक्स्ट अब क्या हुआ, तो नेक्स्ट फोर्स का डायमेंशन लिख देंगे ml t माइनस 2, पोजीशन x का डायमेंशन लिख देंगे l, a का डायमेंशन मिल गया, l कैंसिल हुआ, mt माइनस 2। आंसर का एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट के लिए फिर से वही काम, हम चाहे तो इन दोनों को इक्वेट करके भी b के तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि a का पता है अब हमें, या फिर फोर्स का डायमेंशन इसके बराबर है तो फोर्स से ही इक्वेट कर दें। नाउ दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू, सेम स्टेप अप्लाई करेंगे, b बाई एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में इस b का डायमेंशन चाहिए, b को लिख सकते हैं f इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया गया, और यहां से आगे b का डायमेंशन चाहिए, तो अब f और एक्स स्क्वायर फोर्स का लिख दो, ml t माइनस 2, एक्स स्क्वायर का l2, ये b का भी डायमेंशन मिल गया, ml क्यूब t माइनस 2।
तो ये तरीका है जब कहीं भी कोई नए टाइप का कोई भी इक्वेशन मिल जाए और उसमें कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन नहीं पता है, तो हम इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसका मतलब हुआ कि इक्वेशन में यूज होने वाले सारे टर्म जो एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे सेम डायमेंशन के होने चाहिए, उसको यूज करके और हम लोग जो अननोन क्वांटिटी थी उनके डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। इस बार एक पार्टिकल की वेलोसिटी उसके टाइम पे डिपेंड कर रही है। ये पॉसिबल है कई बार, जैसे कोई भी बॉडी, इवन मान लो एक बाइक वाला ही घूम रहा है, चल रहा है, तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकती है। कभी ब्रेक लगाया, कभी एक्सीलेटर दिया। तो ऐसे ही एक फिजिक्स में इक्वेशन बना किसी सिचुएशन को लेकर कि वेलोसिटी टाइम के साथ इस तरीके से डिपेंड कर रहा। तो v का और टाइम का डायमेंशन हमें पता है, लेकिन ये जो a, b और c, ये सभी जो कांस्टेंट हैं इनके डायमेंशंस चाहिए। वन बाय वन देखते हैं। जैसे अगर हमें पहले जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी उसी पर बेस्ड है ऐसे सारे सवाल, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या कि अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इस इक्वेशन में जो भी टर्म एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किए गए हैं सेम डायमेंशन के होने चाहिए। तो अपने पास है सिंस दिस v इक्वल्स टू at माइनस bt स्क्वायर प्लस c बाई टी, तो डायमेंशनली ये करेक्ट होने के लिए जो वेलोसिटी का डायमेंशन है वही डायमेंशन होना चाहिए at का, वही डायमेंशन होना चाहिए bt स्क्वायर का। जो भी टर्म एक दूसरे के साथ जोड़े जा रहे हैं या घटाए जा रहे हैं वही डायमेंशन होना चाहिए c बाई टी का। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें चलेंगे वन बाय वन, जैसे इन दोनों को इक्वेट कर a का डायमेंशन, तो नाउ फॉर डायमेंशन ऑफ v विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ at, क्योंकि इस at को इधर लाके v के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों सेम डायमेंशन के होने चाहिए। तो यहां से a का डायमेंशन लिख दो। a का डायमेंशन लिखोगे तो ये v बाई टी को एक साइड कर सकते हैं, t को इधर ला सकते हो। और आगे वेलोसिटी का डायमेंशन लिख दो lt माइनस वन, t नीचे है, ये फाइनली है lt माइनस टू। वन बाय वन अब यही काम करेंगे। ये एक्सप्रेशन जितना बड़ा होगा काम उतना ज्यादा करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग अगले स्टेप में अगर इन दोनों को देखें तो आगे फिर से v का डायमेंशन सेम होगा bt स्क्वायर के डायमेंशन से, और इसलिए यहाँ b का डायमेंशन लिख सकते हो। तो v बाई टी स्क्वायर एक स्टेप और बढ़ा लें तो यह है v बाई टी स्क्वायर। अब v है एल टी माइनस वन टी स्क्वायर टी टू, ये फाइनली बना एल टी माइनस थ्री। सेम c के साथ भी कर सकते हैं, तो अगला मैं c का डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। c का डायमेंशन लिखना है तो c को इसके बराबर करेंगे, c का डायमेंशन vt, क्योंकि t वहां डिवीजन में था तो इधर आकर मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अब ये v का रख दो एल टी माइनस वन, टी का रख दो, ये t गया, बस l बचा। तो a का डायमेंशन, b का डायमेंशन और c का डायमेंशन गेन कर सकते हैं इस तरीके से। इस क्वेश्चन को देखिए। इस बार प्रेशर P किसी सिचुएशन में प्रेशर जो है वो टाइम पे और पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। कोई भी मान लो, ऐसे सोच सकते हैं कि एक कंटेनर है, उसमें गैस भरा हुआ है
और इस कंटेनर इस पिस्टन को ऊपर से दबा रहे हैं, तो जैसे जैसे इस पिस्टन का पोजीशन चेंज कर रहा है और टाइम चेंज कर रहा है, वैसे वैसे इस गैस का प्रेशर चेंज हो रहा है। एक सिचुएशन सोचा गया, हमें अभी उस सिचुएशन के फिजिक्स में नहीं जाना है, हमें तो बस यहाँ पे इन क्वांटिटी के डायमेंशंस की बात करनी है अभी केवल। तो यहाँ टी टाइम है, एक्स पोजीशन है, पी प्रेशर है, हमें डायमेंशन चाहिए ए और बी का जो कांस्टेंट है। एक्चुअली में हमें ए और बी के डायमेंशन का रेशियो चाहिए, यहाँ पे ए बाई बी का डायमेंशन। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हो जैसे पीछे के जो क्वेश्चन देखे उसमें कई सारे टर्म्स थे, उसको इक्वेट करते जा रहे थे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार कुछ अलग सिचुएशन है। क्या करेंगे इस बार? तो इस बार के लिए कुछ हमें डायरेक्ट मेथड को यूज करना होगा। क्या? तो पहले देखो इसको वन बाय वन छोटे छोटे टर्म में समझें। तो यहां पर a के साथ टी स्क्वायर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किया गया है। ऊपर के पार्ट को देखें तो a के साथ टी स्क्वायर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किया गया। तो अगर a और टी स्क्वायर सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी नहीं होंगे तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए जरूरी नहीं है, यहाँ b और x मल्टीप्लाई हुए हैं तो जरूरी नहीं कि b और x का सेम डायमेंशन हो। मल्टीप्लाई तो अलग अलग क्वांटिटी को कर सकते हो आप, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटी को करना है। तो a माइनस टी स्क्वायर है, तो जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो दिया गया है सिंस प्रेशर P इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। तो इस एक्सप्रेशन से देखेंगे कि हियर डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। ऐसा नहीं करेंगे तो ऊपर इन दोनों में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये दोनों तो सेम डायमेंशन के होने चाहिए। अब ये होने चाहिए तो a का डायमेंशन मिल गया टी स्क्वायर टी टू द पावर 2। अभी सिर्फ a का डायमेंशन मिला, अब b का चाहिए। तो b के डायमेंशन के लिए फिर से वहां से चल लें, तो नाउ p इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। अब इस b का डायमेंशन चाहिए, b को इस साइड ले आओ, तो ये रहा a माइनस टी स्क्वायर बाई पी इंटू एक्स, इधर उधर कर दिए मैथमेटिकली। अब इस एक्सप्रेशन में सोचिए कि जो डायमेंशन b का होगा वही डायमेंशन उधर होना चाहिए, वो पूरा एक्सप्रेशन का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी तो ये इसके बराबर है। अब इसका डायमेंशन हमने लिख दिया तो b का डायमेंशन मिल जाएगा। अब इसके डायमेंशन में ऊपर का जो पूरा का पूरा टर्म है, मतलब ऊपर में जो a माइनस टी स्क्वायर है, अब ऐसे नहीं सोचना है कि इसका भी डायमेंशन टी स्क्वायर जो निकाल चुके हैं a का डायमेंशन और ये भी टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर 0 हो गया। ऐसा नहीं, ये सिंपली सोचो कि मान लो कि 5 मीटर लेंथ से 2 मीटर लेंथ को घटाओगे तो ये 3 मीटर, ये इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बाद भी जो क्वांटिटी आई उसका भी तो मीटर में ही आया, उसका भी डायमेंशन वही होगा जो इन दोनों का डायमेंशन था। तो उसी तरीके से a माइनस टी स्क्वायर का भी डायमेंशन, ये पूरे का भी डायमेंशन टी स्क्वायर ही होगा। सब्ट्रैक्शन के बाद सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट किए गए तो इनका पूरे का डायमेंशन आप टी स्क्वायर लिख सकते हो। नीचे में आ जाओ तो प्रेशर के लिए, अब प्रेशर का डायमेंशन याद होना चाहिए ml माइनस 1 P माइनस 2, ये पोजीशन है x, इसका L लिख दो, यहां से b का भी डायमेंशन मिल गया, L कैंसिल हुआ -1 और ये t ऊपर जाएगा तो ये फाइनली रहा m माइनस 1, m को ऊपर ले जाओ, t ऊपर जाएगा +4। a और b दोनों के डायमेंशन मिल गए। क्वेश्चन में कहा गया a बाई बी का डायमेंशन बताइए, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ a बाई बी विल बी, a का डायमेंशन आपको पता है, b का भी डायमेंशन निकाल लिए हैं, यहां से सॉल्व करोगे ये मिल जाएगा mt, ये ऊपर जाएगा -4, 2 पहले से है,
ये बना अपना आंसर ए बाई बी के डायमेंशन के लिए। इस क्वेश्चन में देखिए, तो इस बार कुछ क्वांटिटी प्रेशर वॉल्यूम, एक्चुअली में ये जो एक्सप्रेशन है ये कह सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे की फिजिक्स में जो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन दिया गया फिजिक्स का, एक ऐसा इक्वेशन दिया गया जिसमें जो टर्म यूज हो रहे हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट, तो इन रिलेशन को दिखाया गया। इन रिलेशन की मदद से जो ए और बी कोई कांस्टेंट है उनके डायमेंशन चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो, अब इनमें ए और बी के डायमेंशन, अब एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दिखने में क्वेश्चन लगता है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सिंपल है। बस एक बात को पहचानो, उसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, कि सेम क्वांटिटी एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो पहले इस टर्म में आ जाइए। यहाँ पे प्रेशर के साथ ऐड किया गया है ए बाई वी स्क्वायर को, इसे अगर इसके साथ ऐड किया गया मतलब इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो वही काम हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है उस एक्सप्रेशन की मदद से प्रेशर का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए डायमेंशंस ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में ये दोनों ऐड हुए हैं तो सेम डायमेंशन के होंगे तभी तो ऐड होंगे। अब यहां से चलोगे तो हमें ए का डायमेंशन चाहिए, ए का डायमेंशन चाहिए तो वी स्क्वायर को उधर ले गए, पी वी स्क्वायर, और यहाँ पे P का डायमेंशन लिख दें और V का लिखें। प्रेशर के लिए ml माइनस 1 T माइनस 2, वॉल्यूम पे चलोगे वॉल्यूम L क्यूब, मीटर क्यूब जो यूनिट होती है, लेकिन उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। अब इन टर्म्स को सबको कैलकुलेट करोगे, पावर -1 है, यहाँ पे 6 जाएगा तो बचेगा L का पावर 5 T टू द पावर -2। ये बात हो गई A के लिए। बी का और आसान है क्योंकि बी डायरेक्टली वी से सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो अगले स्टेप में लिखेंगे कि ये जो बी का डायमेंशन है वो वॉल्यूम के डायमेंशन के सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों के डायमेंशन सेम नहीं होंगे तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे। और वॉल्यूम का डायमेंशन जो होता है एल क्यूब वो लिख देंगे। ए और बी दोनों के डायमेंशन मिल गए। यहां पे आप क्या देखेंगे कि पोजीशन x डिपेंड्स अपॉन टाइम t। पार्टिकल कोई चल रहा है, मान लो इसी लाइन पे x एक्सिस पे चल रहा है और अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग जगह पे पहुंचता है। तो इस पार्टिकल का पोजीशन टाइम t पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है। इसमें वी नॉट और अल्फा, अल्फा यहाँ भी है यहाँ भी है, ये वी नॉट और अल्फा कोई कांस्टेंट है जिनका डायमेंशंस चाहिए। तो अब अगर यहां देखा जाए तो ये सबसे पहले यहां पे आओ, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल का ये पावर है। अब एक रूल को भी ध्यान में रखना होगा इस ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब एक रूल हमें ध्यान में रखना होगा और वो रूल क्या है, तो जितने भी मतलब इक्वेशन में जब आप फिजिक्स के इक्वेशन देखोगे तो उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके का, लॉग का टर्म आएगा, लॉगरिथमिक टर्म आएगा। वैसे सारे टर्म जो होंगे वो डायमेंशनलेस होंगे। मतलब इस बात को हम लोग पहले रूल की तरह मेंशन कर दें दैट
equation of physics all exponential, logarithmic and trigonometrical terms are dimensionless. मतलब ये कि ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है ये पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए. लॉग का कोई टर्म होगा वो भी डायमेंशनलेस अगर फिजिक्स के किसी इक्वेशन में हो. ट्रिगोनमेट्रिकल टर्म कोई आया वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए. तो अब यहां पर ये डायमेंशनलेस होने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इसके पावर को भी डायमेंशनलेस करेंगे. एक्सपोनेंशियल का जो भी पावर है. तो इस एक्सप्रेशन में देखें तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली तो जो पावर है पहले हियर पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म शुड बी डायमेंशनलेस. तो पावर क्या है एक्सपोनेंशियल का? अल्फा इंटू टी. अल्फा इंटू टी को डायमेंशनलेस करना है. अल्फा इंटू टी शुड बी डायमेंशनलेस. ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता. जो भी माइनस है या -1 है तो वो तो ऐसे भी डायमेंशनलेस है. उसके बाद जो ये अल्फा टी टर्म है उसे डायमेंशनलेस होना चाहिए. तो डायमेंशनलेस होना चाहिए मतलब कि m का भी मास में भी डायमेंशन 0, टाइम में भी 0, लेंथ में भी 0, सब में डायमेंशन 0 होना चाहिए डायमेंशनलेस होने का मतलब. अब करेंगे क्या? कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये जो सारे के पावर 0 है तो इसे क्यों ना 1 लिख दिया जाए. सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं. तो आगे इसे आप लिख सकते हो अल्फा का डायमेंशन इधर 1 है तो 1/t के डायमेंशन के इक्वल होगा. 1/t तो अब आसान है. t टाइम है, ऊपर जाएगा t टू द पावर -1. ये डायमेंशन हो गया अल्फा का. एक पार्ट निकल गया. अब दूसरे पार्ट में हमें v0 का भी डायमेंशन चाहिए. अब v0 के डायमेंशन के लिए अब देखो v0 यहां पे मौजूद है तो x जो बराबर होगा डायमेंशनली ये x का डायमेंशन इस पूरे के डायमेंशन के बराबर होगा क्योंकि x बराबर इतना सारा कुछ है. अब इन सारे में देखोगे कंप्लीट टर्म में तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये एक्सपोनेंशियल टर्म डायमेंशनलेस होना चाहिए. 1 एक नंबर है तो ये तो डायमेंशनलेस होगा ही होगा. मतलब अगर इधर के साइड राइट हैंड साइड में चलोगे तो v0/x के अलावा ये जो पूरा टर्म है ये पूरा का पूरा टर्म डायमेंशनलेस है. अगर इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना है तो वहां से हम लोग वापस इधर आ रहे हैं और लिखेंगे क्या कि डायमेंशनली या इधर ही लिख लो. वहां पे जब हमने देखा कि v0/अल्फा के बाद ये सारा टर्म डायमेंशनलेस है सो नाउ दैट डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v0/अल्फा. ये टर्म इसके बराबर है. ये वाला पूरा पार्ट डायमेंशनलेस है. तो यहां से हम लोग को v0 का डायमेंशन चाहिए है तो इस v0 के डायमेंशन के लिए लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ v0 विल बी डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू x. नेक्स्ट अल्फा कैलकुलेट कर चुके हैं डायमेंशन t-1. x बोला गया है क्वेश्चन में पोजीशन है डिस्टेंस l तो ये अरेंज कर दो ऐसे. v0 का डायमेंशन हो गया lt-1. तो ये एक नया रूल हम लोग समझे कि जो भी फिजिक्स के इक्वेशन में जब कभी भी एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए, लॉग वाला टर्म आ जाए, ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म आ जाए, वो सब डायमेंशनलेस लेना है और उसको लेकर आगे बढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन में. इस इक्वेशन में देखो तो
ये कहा गया कि ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है। ये क्या है ट्रैवलिंग वेव, वो आगे की बात है, लेकिन फाइनली एक फिजिक्स में हमें इक्वेशन मिला ऐसा। और इस इक्वेशन में जो टर्म y, x और t ये जो यूज हो रहे हैं वो x और y मेजर किए गए हैं मीटर में, मतलब ये मान लो ये डिस्टेंस होंगे x और y, और t टाइम है जो सेकंड में मेजर किया गया। तो उसके अलावा ये y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस टर्म में हमें a का k और ओमेगा इनके डायमेंशन चाहिए। अब अगेन देखो तो इस एक्सप्रेशन में एक ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म आ गया है, ये जो साइन थीटा, ये एंगल थीटा के बदले ये सब आ गया है के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अभी अभी हमने देखा लास्ट लेक्चर में बात कही गई कि ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म जितने भी होते हैं फिजिक्स में वो सभी डायमेंशन लेस होते हैं। मतलब अगर ये एक्सप्रेशन y इसके बराबर है तो इधर साइड और उधर साइड डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। अब डायमेंशन सेम करने में चलोगे तो यहाँ के बाद ये जो साइन का जो एंगल है, तो साइन वाला टर्म साइन हो, कॉस हो, टैन हो, इन सब ये सभी डायमेंशन लेस होते हैं। मतलब बच गया इधर a और y। तो ओवरऑल कह सकते हो कि यहाँ पे डायमेंशन y का और a का सेम होना चाहिए। तो पहली बात, सिंस trigonometrical terms are dimensionless, तो यहाँ पे साइन वाला पूरा ये डायमेंशनलेस है। अब दोनों साइड इक्वेट करना है, देयरफॉर y का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि ये साइन के बाद के इन पूरे टर्म का डायमेंशनलेस है, उसका कोई डायमेंशन नहीं। तो यहाँ से हमें a का डायमेंशन मिल गया, क्योंकि y का डायमेंशन तो लेंथ है, y मीटर में है। अब आते हैं इस पार्ट पे, क्योंकि हमें k का चाहिए, ओमेगा का चाहिए। अब देखो ये साइन के अंदर ये सभी एंगल है, तो दूसरी बात ये भी है कि जो भी है एंगल को याद करो, एंगल थीटा हम लोगों ने डिफाइन किया था, और एंगल के का यूनिट तो होता है। एंगल को आप डिग्री में मेजर कर सकते हो, रेडियन में मेजर कर सकते हो, लेकिन ये एंगल डायमेंशन लेस होता है। यूनिट होता है एंगल का, लेकिन डायमेंशन नहीं होता। तो ये एंगल डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब ये पूरा एंगल है के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो एक्चुअली में इसके अंदर ये दोनों भी एंगल ही हैं, ये दोनों एंगल को घटाए गए हैं। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तभी तो एंगल से एंगल को सब्ट्रैक्ट करके एंगल गेन करोगे। तो यहां पे कह सकते हो कि एंगल भी डायमेंशनलेस होता है, एंगल इज डायमेंशनलेस। एंगल डायमेंशनलेस, तो देयरफॉर ये जो kx है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब पिछले लेक्चर में मैंने पिछले प्रॉब्लम में बताया कि ये kx डायमेंशनलेस है, तो इसको 1 के बराबर लिख सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहां से k का डायमेंशन चाहिए, k का डायमेंशन मीन्स डायमेंशन ऑफ 1/x, x का डायमेंशन x मीटर में है, l-1 ऊपर गया। सेम इस ओमेगा टी के लिए, तो आगे this omega t is also dimensionless, so therefore dimension of omega will be 1/t. 1/t is nothing but t power minus 1। तो ये तीन टर्म हमें चाहिए थे, a का, k का, ओमेगा का, इन तीनों का डायमेंशन देखें। और तरीका वही है, रूल्स याद रहेंगे, उनको अप्लाई करना है। अब इसी पर बेस्ड आप क्वेश्चन 2-4 और करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होने लगेंगे। देखो इस क्वेश्चन को,
यहाँ पे 3 डायमेंशनली डिफरेंट क्वांटिटी लिया गया है, पी क्यू और आर। डायमेंशनली डिफरेंट मतलब ये इनके डायमेंशंस अलग अलग हैं। ऐसे सोच सकते हो, मान लो ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, अलग अलग डायमेंशन वाले तीनों क्वांटिटी है। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है इन 4 ऑप्शन में, अलग अलग 4 ऑप्शन में, और ये कहा गया कि ऐसा कॉम्बिनेशन किया गया, मतलब इनको मल्टीप्लाई किया गया, किसी ऑप्शन में सब्ट्रैक्ट किया गया, ऐड किया गया, डिवाइड किया गया, तो कौन सा कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कौन सा कैलकुलेशन अलाउड नहीं है। यही बात कही जा रही है कि कैन नेवर बी ए मीनिंगफुल क्वांटिटी, मतलब कि ये कैलकुलेशन के बाद या इस तरीके से जो रिलेशन बनाया गया है, कौन सा रिलेशन मीनिंगफुल नहीं है, मतलब वो डायमेंशनली रॉन्ग है, कह सकते हो। तो अब इसके लिए आपको ऑप्शन से ही चलने होंगे कि किस ऑप्शन में सही रिलेशन बताया गया है, किस ऑप्शन में गलत रिलेशन बताया गया है। जैसे पहले ए ऑप्शन में चले, तो इस ऑप्शन में P और Q को मल्टीप्लाई किया गया पहले, तो मल्टीप्लाई तो हो ही सकता है। अगर डिफरेंट डायमेंशन वाले क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। तो P और Q मल्टीप्लाई हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उस PQ के मल्टीप्लाई होने के बाद R को सब्ट्रैक्ट किया गया, ये पॉसिबल है। क्योंकि देखो, जैसे आप अगर मान लीजिए वेलोसिटी है और टाइम है और पोजीशन है, 3 डिफरेंट क्वांटिटी है। वेलोसिटी, टाइम और पोजीशन 3 डिफरेंट क्वांटिटी है, तो आप v वेलोसिटी से सीधे टाइम को नहीं घटा सकते, ऐसा करना गलत है। या फिर पोजीशन में टाइम को नहीं जोड़ सकते, ये भी गलत है। लेकिन अगर वेलोसिटी में टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, तो वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई होकर के डिस्टेंस ही तो बन जाता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके अब x को घटा सकते हो। वही बात यहाँ पे P Q R दी गई है, मान के चलो, मतलब P और Q को मल्टीप्लाई किए, तब ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हो सकता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके R जैसे बन जाए, तो ये कैलकुलेशन पॉसिबल है। लेकिन हमें तो वो ऑप्शन ढूंढना है जो पॉसिबल नहीं है। तो अब इतने के बाद आपको दिख गया होगा, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है तो ये भी संभव है। लेकिन इसको देखो, सी ऑप्शन में, सी में सीधे सीधे P से Q को घटा दिया गया, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्वांटिटी अलग है, ये क्वांटिटी अलग है। क्वेश्चन में ही बोला गया कि PQR डायमेंशनली डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ऐसे, तो ये अब मीनिंगफुल ऑपरेशन नहीं है। डिवीजन हुआ उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्शन ये गलत है। दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होते तभी ये सब्ट्रैक्ट होता। तो हमें वही तो ढूंढना है कि कौन मीनिंगफुल नहीं है, नेवर भी, तो यही अपना करेक्ट ऑप्शन हुआ। अगेन इसके बारे में बोलोगे तो ठीक है, P और R मल्टीप्लाई होके हो सकता है Q स्क्वायर जैसा बन गया होगा, तो ये पॉसिबल, डी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे P से सीधे Q नहीं घटा रहे हैं, P और R को मल्टीप्लाई करके Q स्क्वायर को घटा रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए अब C है, वही मीनिंगफुल नहीं है।